controversy surrounding the Aravalli Hills, recent court judgments, and what's the roadmap ahead? Of course, all of this also happening in the context of Delhi, where we've been seeing unprecedented pollution levels. What is the roadmap ahead to tackle all of this? To talk about this, I have with me Union Environment Minister Mr. Bhupendra Yadav. Sir, thank you so much for speaking to Times Now. Sir, first and foremost, जो सारी controversy है Aravallis को लेके, it is of course a 2 billion year old rock formation, a mountain formation, and of course is a natural barrier that has protected Delhi from the deserts and several other aspects of it. ऐसे में the recent court orders, there's been a lot of controversy. This definition of 100 meters, कई लोगों का ये मानना है कि इससे डाइल्यूशन होगी, इससे रैम्पेंट इलीगल माइनिंग हो सकती है और इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो सकता है. सबसे पहले इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जजमेंट का ऑर्डर क्या है? सबसे पहला ऑर्डर है कि नो न्यू माइनिंग लीज दी जाए. सेकंड, कब दी जाए? जब पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान बने और ICFRE की स्टडी हो. नंबर 2. नंबर 3, दिल्ली में तो कोई माइनिंग हो ही नहीं सकती. नंबर 4, NCR रीजन में कोई, मतलब जो गुड़गांव, नूह और फरीदाबाद है, वहाँ कोई माइनिंग नहीं है. नंबर 5, अगर कोई फ्यूचर में स्ट्रेटेजिक मिनरल की भी माइनिंग देनी हो तो उसकी भी सस्टेनेबिलिटी को देखा जाए. और नेक्स्ट, जो अरावली का ऑलरेडी प्रोटेक्टेड एरिया है, जिसमें 4 टाइगर रिजर्व है, 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इको सेंसिटिव जोन है, उनके 1 किलोमीटर तक कोई माइनिंग नहीं है. फिर अरावली में जो रामसर साइट्स हैं, जैसे अलवर में सिलीसेट की एरिया है या उदयपुर अपने आप में एक्रेडिट सिटी है, उनके 500 मीटर तक नहीं है. फिर जहाँ पर वाटर रिसोर्सेज हैं तो वहाँ पर बैन है. जो डार्क जोन है वहाँ पर बैन है. इन सब चीज़ों को रेगुलराइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, इसमें 90% एरिया तो वैसे ही एकदम प्रोटेक्शन में आ गया है और अभी जो माइनिंग हो रही है वो 0.19% पे हो रही है, अभी जो माइनिंग हो रही है. लेकिन जो इलीगल माइनिंग कांग्रेस के समय से हो रही थी, उसी के लिए पिटीशन फाइल हुई है. तो उसको चिन्हित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरावली रेंज में पर्वत और पर्वत श्रृंखला, माउंटेन और माउंटेन रेंज को बताया जाए. अच्छा, ऐसी कोई डेफिनेशन थी नहीं अरावली की, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट करी. कमेटी में हमारे सेक्रेटरी को उन्होंने रखा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को रखा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को रखा और उनकी सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी थी, प्लस 4 उनके मेंबर थे. उन्होंने जो डेफिनेशन दी कि जब आप, ये भी ओनली पर्पस टू द माइनिंग, क्योंकि अरावली में कहीं भी कुछ भी खुदाई हो रही थी तो माइनिंग से को कैसे पहचानेंगे? तो कोई पहाड़ जो धरातल से और ऊपर तक 100 मीटर का हो और उस एरिया का जिस जगह पर वो है, जो लोएस्ट लैंड की जगह हो, वहां से, तो वो केवल ऊपर नहीं, उसके चारों तरफ की जो भी बाउंड्री है वो उसमें होगी. और रेंज किसको कहेंगे? जहां पर 2 ऐसे पर्वत है और उसके बीच में हो. पर ये डेफिनेशन तो सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग के पर्पस में उनके जजमेंट के इंटरप्रिटेशन के लिए दी है. इतना ही विषय है. इसमें तो बल्कि प्रोटेक्शन ज्यादा हुआ है. इससे पहले तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई मैनेजमेंट साइंटिफिक प्लान नहीं थे. अच्छा, जो माइंस ली भी जाती थी, जिसके आजकल हम फुटेज देख रहे हैं, ये तो वो है जहां पर माइनिंग होने के बाद रेस्टोरेशन नहीं होता था, तो माइंस पड़ी रह जाती थी. अब तो ये कहा है कि माइंस से पहले उसका रेस्टोरेशन प्लान भी देना चाहिए. यही पार्ट ऑफ ऑर्डर है जी. क्या गलत है? आपके जो प्रीडिसेसर हैं और पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भी हैं, जयराम रमेश का कहना है कि इस पूरे मामले में सरकार इज बीइंग इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ एंड इज मिसलीडिंग द पब्लिक. उन्होंने एक रिपोर्ट साइट किया है. उनका ये कहना है कि द एंटायर 100 मीटर डेफिनेशन ऑफ अरावलीज was proposed to Supreme Court by the center, and the very next day the Apex Court Central Empowered Committee wrote to amicus curiae assisting the bench that it did not examine or approve the recommendation. Supreme Court accepted the 100-meter recommendation of the ministry and it was adopted in order to ensure the protection and conservation of ecology. तो क्या ये गलत क्लेम है? ये 200% गलत है, क्योंकि जो कमेटी है
कमेटी में तो हमारे सेक्रेटरी को उन्होंने रखा, और कमेटी में 6 लोग कौन थे? FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सेंटर एम्पावर्ड कमेटी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और 4 राज्य है। तो जो रिपोर्ट है वो तो 7 लोगों की गई है, तो फिर इसमें CEC अलग कहाँ से है? CEC पार्ट ऑफ रिपोर्ट है। और फिर CEC ने उधर आर्ग्यू भी किया है। भाई CEC की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट भी रखा गया है, तो कोई जजमेंट आता है, इट्स नॉट रिपोर्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इटसेल्फ, इट्स ए कमेटी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। और कमेटी में हमारे सेक्रेटरी के साथ 3 इंस्टीट्यूशन और 4 राज्य मेंबर थे, और उसमें भी जो चर्चा हुई वो कोर्ट के अंदर हुई और उसके बाद डायरेक्शन आया है। तो ये तो बिल्कुल फैक्चुअली गलत हो गए जी, बिकॉज सोनिया गांधी भी इस पूरे मामले पे बोल रही है कि द गवर्नमेंट हैज डिस्प्लेड अ पर्टिकुलरली, आई एम कोटिंग व्हाट शी इज सेइंग, वीनल स्ट्रीक ऑफ सिनिसिज्म रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इट हैज नाउ nearly signed a death warrant for Aravali Hills। ये भी कह रही है कि दिस इज अ स्लो मोशन पब्लिक हेल्थ ट्रेजेडी, और एस्टिमेट्स दिए गए हैं कि 10 शहरों में 34,000 पोल्यूशन रिलेटेड डेथ्स हुए हैं। क्या आप मानते हैं कि ये इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं लोगों के हेल्थ पे? अरावली में जो 1100 माइनिंग दी गई हैं, उसमें 700 तो सोनिया जी की सरकार थी तभी दी गई हैं, तो मैक्सिमम तो उन्हीं लोगों ने दी है। और इसमें तो अब कोई नई माइनिंग लीज नहीं है, और उनकी तरफ उनके समय में तो कोई मैनेजमेंट साइंटिफिक प्लान नहीं था, अब तो मैनेजमेंट साइंटिफिक प्लान की बात आई है। और जो हमने ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट शुरू किया है, आप जजमेंट के पैरा 3, 4, 5 में देखेंगे तो उसकी तो कोर्ट ने अप्रिसिएशन किया है। तो ये तो जो सोनिया जी कह रही है उससे उल्टा है। क्योंकि ये FSI ने कहा है कि only around 8.7% of the mapped Aravali landforms were eligible for protection, leaving substantial portion unregulated। सोनिया गांधी का ये कहना है कि जो FSI का तो कल ट्वीट आ गया है उनका, तो वो आप देख लीजिए, तो फैक्चुअली गलत है। उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने डिस्टेंस किया 100 मीटर डेफिनेशन से। नहीं, ये जो डेफिनेशन जो है इसमें तो सभी लोग पार्ट थे। और जो सोनिया गांधी जी की सरकार थी उसी समय सबसे ज्यादा माइनिंग हुई, और वो जो उस समय इलीगल माइनिंग हुई तभी ये पिटीशन आई थी। बट मैं ये इस पॉइंट पे जो आप ट्वीट पे रेफर कर रहे हैं, जस्ट वांट टू रीड इट आउट फॉर बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, इस पे क्लैरिफाई ये करना चाहूंगा। FSI कह रही है, FSI categorically refutes claims in certain sections of media that it has carried out any study saying that 9% of Aravali is above 100 meters। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे जाएं, और मैं पैरा 28 और 29 से पढ़ रहा हूं, उसमें ये लिखा गया है, लर्नड एमिकस सबमिटेड दैट FSI is an expert body in the field and there should be no reason for committee not to accept the definition। Learned amicus placed before this court report of the committee how the Aravali hills and ranges have been sought to be defined for purposes of mining। और इसमें साफ तौर पे दिखाया गया है कि any landform located in Aravali district having elevation of 100 meters or more from local relief shall be termed as Aravali hills। बाकी आपने भी जजमेंट देखी होगी। तो उसके बाद आप पैरा 50 पढ़िए। उसके बाद कोर्ट ने कहा है कि एनी लैंड ऑफ अरावली, एनी लैंड ऑफ अरावली, उस पे जब तक साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान नहीं होगा, जब तक साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान नहीं होगा, ICFRE की उसको अनुमति नहीं होगी, तब तक माइनिंग हो ही नहीं सकती। तो ये तो जब तक डिस्ट्रिक्ट का मैनेजमेंट प्लान नहीं बनेगा, कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट में अरावली रेंज आइडेंटिफाई होगी, उसके बाद भी प्लान जब तक पूरा नहीं होगा तब तक तो होगा ही नहीं। तो ये तो कंप्लीट एंटायर अरावली के बारे में जजमेंट है। करेक्ट। इसको आप 2 भागों में करके कैसे पढ़ सकते हैं? और आपको पढ़ना तो डायरेक्शन है। डायरेक्शन अल्टीमेटली क्या है? डायरेक्शन तो यही है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान बनना चाहिए, और साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान जो बनेगा उसको ICFRE का परमिशन वो चाहिए, सैंक्शन। और इसमें आपको ये भी देखना चाहिए कि मिनिस्ट्री का जो एक और संस्था है ICFRE, उसके तो वर्क को उन्होंने अप्रिशिएट किया है। तो ये तो हो ही नहीं सकता अब, और ज्यादा स्ट्रिक्टर प्रिंसिपल्स हो गए हैं। तो और ज्यादा स्ट्रिक्टर प्रिंसिपल्स है जो पहले से थे। हाँ, पहले तो कोई इलीगल माइनिंग के लिए कुछ था ही नहीं। पहले तो किस भी जगह को दे दो उसके लिए कुछ था ही नहीं। और मैंने तो सबको कहा है कि 0.19% एरिया में ही माइनिंग है, और जो देने वाले हैं सबसे ज्यादा माइनिंग बिना पैरामीटर के, वही सबसे ज्यादा चिल्ला रहे। यही आश्चर्य का विषय। बट इलीगल माइनिंग पे क्रैकडाउन कैसे करेंगे? अब ये इलीगल माइनिंग पे क्रैकडाउन पहले क्या होता था? पहले किसी डिस्ट्रिक्ट के पास कोई प्लान ही नहीं था। रेवेन्यू में तो प्लान की जरूरत होती है, रेवेन्यू खसरा नंबर अलॉट होता था। अब जब एक एरिया डिफाइन हो जाएगा, उसका मैनेजमेंट प्लान हो जाएगा,
उसकी आईसीएफआर परमिशन हो जाएगी तो जगह आइडेंटिफाई हो गई ना। जैसे ट्रेसपास किसे कहते हैं कि एक अमुक जगह पे आप बिना ऑनर की परमिशन के आते हैं, तभी तो ट्रेसपास है। तो जब आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान है, उसका एक अप्रूवल है, और पहले क्या होता था कि माइन लेने के बाद छोड़ के चले जाते थे, अब जब तक आपके पास रेस्टोरेशन प्लान नहीं है तो आपकी ओपनिंग नहीं होगी। तो ये तो ज्यादा स्ट्रिक्टर प्रिंसिपल है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। नहीं, बट जो वीडियोस जैसा आप भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे लोग शेयर कर रहे हैं, इलीगल माइनिंग हो रही है, उसकी क्रैकडाउन कैसे होगी? आप वीडियो से चलोगे या डायरेक्शन से चलोगे? नहीं, फ्रेमवर्क आप जो कह रहे हैं, अगर आपकी बात बनाएं प्रैक्टिकली आप कैसे उस पर क्रैकडाउन? आप तो समझदार हैं, आप वीडियो से चलोगे या डायरेक्शन से चलोगे? आपकी बात मैं मान रहा हूं, अगर ये मान रहे हो तो लोकल लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसी है वो ज्यादा स्ट्रिक्टर जमीन पे इम्प्लीमेंटेशन करे। जो राज्य हैं, उनके जो डिपार्टमेंट है, वो एकदम इसमें स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करे, और यही हम चाहते हैं। ओके सर, मैं आना चाहूंगा दिल्ली एनवायरनमेंट को लेके, क्योंकि इस पे बहुत चर्चा हो रही है और ये एक इशू है जो इंटरनेशनली हमें एम्बेरस कर रही है। हम देख रहे हैं क्रिकेट मैचेस कैंसिल हो रहे हैं, किस तरह से एडवाइजरीज एम्बेसीज की इशू हो रही है। क्या है प्लान दिल्ली के इस लेवल ऑफ एक्यूआई को कम करने का? क्योंकि एक कंसर्टेड एक्शन प्लान होते दिख नहीं रहा, इम्प्लीमेंट होता नहीं दिख रहा। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, पहले दिल्ली का पॉल्यूशन अकेले दिल्ली का नहीं है, दिल्ली का पॉल्यूशन एनसीआर का पॉल्यूशन है ना, और पूरा एरिया एक कंप्लीट एरिया है। पहले क्या था कि एनसीआर के लिए कोई अथॉरिटी नहीं थी, एक कोर्ट की अथॉरिटी होती थी, कोर्ट ऑर्डर होते थे, लेकिन एनसीआर के लिए कोई अथॉरिटी नहीं थी। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक बिल पास करके CAQM एक अथॉरिटी बनाई, और पहली बार हमने लोकसभा में बिल पास करके एयरशेड को लीगल स्टेटस दिया। जैसे मान लो पराली हिसार में जल रही है या पराली अंबाला में जल रही है, तो पार्ट ऑफ दिल्ली तो नहीं है, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी तो डायरेक्शन नहीं दे सकते, लेकिन CAQM को यह अथॉरिटी दी कि आप जहां से एयरशेड से दिल्ली में पॉल्यूशन किसी भी रीजन से आता है, आप उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। पहला विषय। दूसरा, एनसीआर में बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपस में, और एनसीआर के बेटर कोऑर्डिनेशन के करने के साथ साथ, क्योंकि एमिशन के दो रीजन हैं, एक मेट्रोलॉजिकल कंडीशन और दूसरा एंथ्रोपोसेंट्रिक एक्टिविटी। एंथ्रोपोसेंट्रिक एक्टिविटी में क्या होगा? सबसे पहले जो बड़ा कारण पॉल्यूशन का है वो व्हीकल है। अब दुनिया के जिन भी देशों में गए हैं, हम क्लीन फ्यूल की ओर गए हैं, BS4 और BS6 क्लीन फ्यूल है। दूसरा ट्रैफिक मैनेजमेंट है। तीसरा, जैसे दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के सरकार में आने के बाद ईस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरल वे और वेस्टर्न बनाए हैं, तो जो मेन कमर्शियल व्हीकल रुकता था वो बाहर चला गया। चौथा, ज्यादा अच्छे बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे मेट्रो है, पर उसको भी कई बार लोग इसलिए नहीं यूज कर पाते कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी, मतलब मेट्रो से उतर के अपने गंतव्य प्लेस पे जाना, तो उसके लिए वो बेटर कोऑर्डिनेशन का काम CAQM कर रहे हैं। ये ट्रैफिक का है। दूसरा जो है वो इंडस्ट्री का है। मैं इसी पे पूछ एक बार, हाँ, ट्रैफिक पे बस एक एक करके, क्योंकि आपने बहुत पॉइंट्स कवर किया, केवल इसलिए क्योंकि बात रह जाएगी। आपने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही CAQM की, एंड दैट इज अ फैक्ट। लेकिन 7-8 साल पहले जब भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया, ये एक रिएक्शनरी तरीके से हम ग्रैप इंप्लीमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्लानिंग क्या? आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। रेखा गुप्ता जी भी कह रहे हैं कि आम जनता जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाए, लेकिन नोएडा, गुड़गांव, किसी भी साइड में जाइए, चाहे इस तरफ सोनीपत की तरफ जाइए, फरीदाबाद, एक मेट्रो लाइन वहां जा रही है। बहुत बड़े अर्बन क्लस्टर्स हैं ये। मेट्रो की स्प्रेड, जैसे आप कह रहे हैं, इन माइल कनेक्टिविटी, इसकी पब्लिक व्यवस्थाएं बहुत लिमिटेड। दिल्ली में जो है वो है, लेकिन अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ही एक इकलौती बात करें, और भी बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे हम डीजल जेनसेट्स का इतना प्रयोग किया जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पावर, बहुत सारी चीजें हैं। उस पर भी CAQM ने ऑर्डर निकाला है। देखो, अल्टीमेटली AQI क्या है कि जितनी भी अपनी मानव जनित एंथ्रोपोसेंट्रिक एक्टिविटी होती है, उससे 8 तरह के गैसेस निकलते हैं। PM 2.5, PM 10, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन,
नाइट्रोजन, लेड, ये सारी गैसेस निकलती हैं, ये हवा में रुकती हैं। अब जहाँ पर सारी गैसेस निकल रही हैं और रुक रही हैं, तो अगर तो जहाँ कार्बन श्रिंक एरिया होता है, जैसे पास में सी बहुत बड़ा है, तो आपकी हवा आएगी और वो सी विंड से डिस्पर्स हो जाएगी, सी विंड से डिस्पर्स हो जाएगी, या बारिश होएगी तो वो नीचे गिर जाएंगे, या जहाँ पर हवा चलेगी। अब इसमें जो CAQM का जो ग्राफ है वो भारत मौसम विज्ञान से मेट्रोलॉजी के जो डिपार्टमेंट है उनसे कनेक्शन रखते हैं, और 3 दिन का विंड का वो देखते हैं कि स्पीड क्या रहने वाली है, फिर विंड आने कहाँ से वाली है। कई बार क्या होता है, नाम लेने से लगता है कि इसको ज़्यादा पॉल्यूटेंट बता दिया, कि किस डायरेक्शन से आने वाली है, उस डायरेक्शन में ये जो, और जो AQI है, जो मैंने आपको ये जो 8 बताए हैं गैसेस, इनका 24 आवर का एवरेज निकाला जाता है और उसको हम लोग समीर ऐप पे डालते हैं। तो इसको वो उनके साथ पूरी चर्चा करते हैं, और फ्यूचर में जो विंड की हवा होती है उसके हिसाब से वो ग्रैप लगाते हैं, मतलब एक्टिविटीज को रेस्ट्रेन करते हैं। ये एक साइंटिफिक तरीका है, दुनिया के बाकी देशों में भी अपनाया जाता है। एक साइंटिफिक तरीका है, साइंस बेस है, ये साइंस बेस तरीका है और रिसर्च बेस है। उसी के बेस पे AQI को आप कर सकते हैं, उसी के बेस पे आप उसको जांच सकते हैं। जैसे व्हीकल एक विषय होता है, ऐसे इंडस्ट्री एक विषय होता है, और हमको क्लीन फ्यूल की ओर जाना होगा। हमारी सरकार ने आने के बाद 240 जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है वहाँ पर सबसे पहले PNG की सप्लाई करें, ताकि हम बाकी चीज़ों से गैसेस पे आए। जो CAQM ने पिछले दिनों डायरेक्शन निकाले थे, वो डीजल के जनरेटर सेट के लिए भी उन्होंने डायरेक्शन निकाले थे। अब इंडस्ट्री में PNG जाने के बाद भी जो रेड कैटेगरी की और ऑरेंज कैटेगरी की इंडस्ट्री है, जहाँ ज़्यादा एमिशन है, उधर उन्होंने कहा कि OECM आप डिवाइस लगाइए। उसमें 3500 के करीब इंडस्ट्री आई थी, उसमें उन्होंने 1200 में ये किया है, बाकी को 31 दिसंबर तक का समय दिया है। उसके बाद जो थर्ड विषय है वो डस्ट पॉल्यूशन है। तो डस्ट पॉल्यूशन में मेरे को तो अच्छा लग रहा है, दिल्ली सरकार ने अभी लगभग 70 के करीब उन्होंने रोड स्वीपिंग मशीन दी है। ये गाजियाबाद में भी दी है, नोएडा में भी दी है, ये सब जगह दी है। पर इतने बड़े जगह के लिए कम नहीं है, कम है, इसलिए उन्होंने अपनी संख्या के भी टारगेट, अभी क्या हुआ है कि दिसंबर में सभी लोगों को बुलाकर हर कॉरपोरेशंस का हम लोगों ने प्रेजेंटेशन देखा था। तो आपकी एग्जिस्टेंस क्या है, एग्जिस्टिंग क्या कैपेसिटी क्या है, कि आपको कितनी कैपेसिटी करनी चाहिए, पर कैपिटा भी हो सकती है, पर रोड की लेंथ के हिसाब से भी हो सकती है। और एक जो बड़ा विषय है कि एंड टू एंड जो सड़क है उसको पूरा अपने को डस्ट ना उड़े, उसके लिए पक्का करना पड़ेगा। कि कब तक हो सकता है? आपकी मीटिंग के बाद आपका क्या? मेरा ये मानना है, हर जगह ने टारगेट दिए हैं और अगले साल के उन्होंने पूरे अपने टारगेट तय करे। फिर ये जो गड्ढे होते हैं, और उसमें भी जो एक बड़ा इशू जो है वो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन का है, केवल रोड डस्ट नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन से तो होता ही है, लेकिन हम तो सब जगह देखते हैं कि बहुत तेजी से मकान टूटते भी हैं, तभी तो नए फ्लोर बनते हैं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तो लिए तो जगह है, जैसे सॉलिड वेस्ट के लिए मान लो गाजीपुर में जगह है, ओखला में जगह है, भलसवा में जगह है, गुड़गांव और फरीदाबाद के बीच में बंदवाड़ी में जगह है। लेकिन जो डेमोलिशन वेस्ट है, वो डेमोलिशन वेस्ट कैसे जाएगा? या तो सर्कुलरिटी में वापस आना चाहिए, और सर्कुलरिटी में वापस आने के लिए कुछ नए स्टार्टअप भी उन्होंने शुरू हुए हैं कि जो डेमोलिशन वेस्ट को वापस से रीयूज, अभी तो पूरा हम सर्कुलर इकोनॉमी और रीयूज पे चल रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने गाइडलाइन तैयार करी है, हर एक को टारगेट्स दिए हैं कि भाई डेमोलिशन वेस्ट से जो डस्ट है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, उसके बाद बायोमास का है, और फिर जो थर्मल स्टेशंस हैं उनके जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर CAQM जो है वो कोऑर्डिनेशन का कार्य कर रहा है। 2021 में CAQM के आने के बाद काफ़ी बेटर दिन हुए हैं। दिसंबर में भी जो 2 दिन 450 रहा है, उसका कारण जो WD आते हैं, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं हवा के,
उनके कारण हवा की गति एकदम जीरो हो जाती है। दीज आर द साइंस बेस्ड सॉल्यूशन, आपके बिल्कुल दीज आर द पॉलिसी बेस्ड, और दीज आर द सॉल्यूशन वेयर वी कैन कोऑर्डिनेट ऑल कॉर्पोरेशंस एंड अदर थिंग। और इस पे लगातार ग्रेजुअली कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज शेयरिंग, फाइनेंशियल अरेंजमेंट, इन्वॉल्वमेंट टू द पब्लिक, पब्लिसिटी, अवेयरनेस, इन सब को लेकर के CAQM काम कर रहा है। मैं आपकी बातों से टू एन एक्सटेंट सहमत हूं, लेकिन विषय इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि बार 400-500 की AQI हम हर साल देखते हैं। नाउ इट रिक्वायर्स अर्जेंट इंटरवेंशन। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, आप देख रहे हो, टॉप डॉक्टर्स कह रहे हैं दिस इज अ हेल्थ केयर इमरजेंसी। इसीलिए और केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे एक सवाल जरा पूछूंगा, इज इट टाइम फॉर अस टू गेट स्टेट गवर्नमेंट्स मोर इन्वॉल्व? क्योंकि जैसे आपने NCR कहा, स्टेट राजस्थान, गवर्नमेंट के भी कॉर्पोरेशन ज्यादा, उन सभी के, इसलिए दिसंबर में सभी के, अभी तो इससे पहले ईयरली टारगेट तय नहीं होते थे, इस बार तो सभी के टारगेट भी तय किए गए हैं। और इसके व्हीकल के एमिशन के लिए अभी 1 महीने की रिपोर्ट के लिए एक IIT के प्रोफेसर झुंझुनवाला और डॉक्टर गुलिया, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी भी करी। वी इन्वॉल्व द डॉक्टर्स ऑल्सो। हम तो जो पॉजिटिव सुझाव अर्जेंट इम्प्लीमेंटेशन के हैं उसको पूरी तरीके से लागू करने को तैयार है। बड़े पॉलिसी इंटरवेंशंस मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इफ यू लुक एट सिटीज लाइक दिल्ली, बॉम्बे, जहाँ पे लगभग 24 घंटे पावर आती है, यदि यही चीज गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, ये सब एरिया में 24 घंटे बिजली है तो डीजल सेट्स नहीं चलेंगे। नहीं, डीजल गाड़ियां अभी तक दिल्ली में क्यों रजिस्टर हो रही है मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि डीजल सबसे ज्यादा पोल्यूटिंग क्लीन फ्यूल नहीं है। पावर सप्लाई को भी पूरी तरीके से वो करने का विषय किया, और पावर सप्लाई के साथ इंडस्ट्री को PNG गैस पे ले जाने का बड़ा विषय किया। और जो रेड और ऑरेंज कैटेगरी की इंडस्ट्री है उसमें OECM जो डिवाइस लगाकर कंट्रोल करने के मैकेनिज्म को आगे बढ़ाने की बात कर। क्या डीजल गाड़ियों को अभी भी दिल्ली में रजिस्टर करना चाहिए? सबसे पोल्यूटिंग फ्यूल डीजल है, कई मैन्युफैक्चरर्स ने बंद भी कर दिया है। इसका निर्णय अभी तो ज्यादा EV की तरफ जा रहे हैं, बल्कि दिल्ली सरकार ने अभी तो 100% EV वो बसेस की और वो लोग जा रहे हैं, और मेरे को लग रहा है ये अच्छा कदम है और इसके अच्छे परिणाम आएंगे। डीजल पे क्या राय है आपकी? देखिए, जो भी पॉल्यूटेंट जो भी है वो रुकना चाहिए और उसके स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होने चाहिए। सुझाव देंगे आप दिल्ली सरकार को? हम लगातार सबसे बातचीत में हैं और हम लगातार सबसे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं जी। और इसके अलावा एक विषय और जो दिल्ली में हमने देखा है कि नियर दीज पोल्यूशन मॉनिटरिंग सेंटर्स, AQI सेंटर्स, वहां पे पानी का छिड़काव हो रहा है। अब दिल्ली सरकार भी डिनाई नहीं कर रही है, हो रहा है। कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि डेटा को कहीं ना कहीं विंडो ड्रेस किया जा रहा है। देखिए, ये भी वैसे तो छिड़काव ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए AQI का जो ये मॉडल है तो इसी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आने के बाद दिया। पहले तो कभी AQI होता ही नहीं था, और AQI का मेजरमेंट कैसा होता है वो भी मैंने बताया है। और जो AQI का मेजरमेंट है ये 24 घंटे के औसत के आधार पर निकलता है। तो अगर आप आधा 1 घंटा छिड़काव भी कर देंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। तो मुझे लगता है ये इन चीजों पे नहीं जाना चाहिए। जो साइंस बेस्ड ट्रू इंफॉर्मेशन है उसी के बेस पे एक्ट करना चाहिए जी, क्योंकि अब ट्रिपल इंजन सरकार आ गई दिल्ली में। हाँ, MCD, स्टेट गवर्नमेंट और आप सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, तो रेगुलेटरी कैसे कोऑर्डिनेशन चेंज हुई? नहीं, अच्छे, देखिए पहले तो ये बात ही नहीं होती थी, इतना कोऑर्डिनेशन, 1 ईयर की एडवांस प्लानिंग वो करते ही नहीं थे। और वो पहले तो डेमोलिशन साइट्स को हम खत्म करने कहते थे, वो स्टेप्स ही नहीं उठाते थे। मैं तो बधाई देना चाहूंगा कि दिल्ली की सरकार हो चाहे गाजियाबाद, अब वो डेमोलिशन साइट्स के लिए कुछ दिनों पहले मुझे गुड़गांव कमिश्नर ने बताया, उन्होंने अपनी 3 साइट चयन करी है। तो ये चीजों के बेहतर कोऑर्डिनेशन के तो परिणाम सामने आएंगे। दिल्ली वालों को साफ हवा कब तक मिल जाएगी सर? मेरा तो खुद दिल्ली वाला ही हूँ। मेरे तो यहाँ 25 साल सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करी है। मेरा नेटिव विलेज NCR में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पर है। तो मैं तो जितना जल्दी हो त्वरित गति से, ईमानदारी से, गंभीरता से इस पे काम कर। बट कहीं ना कहीं हमारी अर्बनाइजेशन स्ट्रैटेजी में, आपको एज एन एनवायरमेंट मिनिस्टर केवल इसलिए पूछ रहा हूँ, हाल ही में हमने देखा बॉम्बे की भी AQI बढ़ रही है, बैंगलोर में भी AQI बढ़ रही है, दिल्ली की जितनी नहीं बढ़ी बट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इज देयर समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग इन आवर डेवलपमेंटल मॉडल कि हम एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं पिछले साल काफी टाइम से? हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं। सिटीज के विकास और जितना जो डेवलपमेंट वर्क होता है तो बॉम्बे का पिछले दिनों से बेहतर हुआ है। और विशेष रूप से जो लैंडलॉक एरियाज होते हैं वहाँ पर ग्रेडेड रेस्पॉन्स सिस्टम को ज़्यादा बेटर बनाना होगा। और वैसे तो सब लोग नेगेटिव बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस पर भी आप एक स्टोरी कीजिए कि हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया। और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में हमने 130 शहरों का चुनाव करा, जिन 130 शहरों में हम हवा की गुणवत्ता
को सुधारेंगे, क्वालिटी इंडेक्स को सुधारेंगे। और क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने के लिए हमने एनकैप में अलग अलग पैरामीटर्स दिए, बहुत सारे पैरामीटर्स। अगर मैं कहूँगा तो आपके प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाएगा। मेरा खुद का शहर जो है अलवर, जहाँ से मैं कॉन्स्टिट्यूंसी हूँ, उसको हम तीसरे नंबर पे एनसीआर में होते हुए पिछली बार उन्होंने तीसरा नंबर प्राप्त किया बेस्ट एयर क्वालिटी में हिंदुस्तान के 3 लाख से। वो जो उपाय हैं एनकैप में, उसका एक बड़ा परिणाम आया कि देश के 27 शहर ऐसे हैं जो AQI के लेवल को मीट कर गए, मतलब बेस्ट AQI 27 शहर आउट ऑफ 130। उस पर मैं आपसे पूरा बात करने को तैयार हूँ और हर शहर का मैं आपको डाटा भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। हमारे प्राणा पोर्टल पे सारा डेटा है और लगभग 70 शहर ऐसे हैं जिसमें हमने 20 से 40% का सुधार किया है। तो ये जो एनकैप का प्रोग्राम है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं और शहरी, जिसको कहते हैं कि शहरी गवर्नेंस जो होती है, जो लोकल गवर्नेंस होती है, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए। और उन पैरामीटर्स को भी अगर छोटा छोटा जो एनकैप ने गाइडलाइन बनाई है उसको भी करते हैं तो काफ़ी गुणवत्ता आती है। कुछ शहरों में, जैसे राजस्थान में छोटा सा शहर है डूंगरपुर, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे प्रयोग किए। तो जो सिटी गवर्नेंस जिसको कहते हैं, हमें सिटी गवर्नेंस में ज़्यादा बेटर पैरामीटर्स को अपनी लाइफ स्टाइल में डालना चाहिए। जो हम घर की सफाई रखना जानते हैं, हम शहर की भी रखेंगे तो परिणाम बेहतर आएंगे। इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन की भी आवश्यकता रहती है। जी, भूपेंद्र यादव जी, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। थैंक यू। नमस्कार। She asks tough questions like